नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज चर्चा काव्य शास्त्र की, और काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं काव्य प्रयोजन को लेकर के। हम सभी हर कार्य को करने के पूर्व ये सोचते हैं कि उसको करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, हम किस लिए उस काम को करें। अर्थात किसी आ, आ, कृति को लिखने का उद्देश्य क्या होता है, कवि रचना क्यों करता है, कवि को रचना करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, क्या उसे तुष्टि मिलती है, किस लिए वो रचना करता है, ये हमारे अभी व्याख्यान का उद्देश्य है। तो जब भी कोई बड़ा कवि रचना करता है तो इन प्रयोजनों के बारे में भी वह चर्चा करता है कि आखिरकार रचना क्यों लिखी जा रही है। कई बार तो बड़े कवि अपनी रचना के प्रारंभ में ही इस चीज को बता देते हैं कि हम रचना क्यों करते हैं। काव्य शास्त्र में जो हमें प्रथम बड़ी महत्वपूर्ण रचना मिलती है वो रचना है आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में नाटक है तो दृश्य श्रव्य की विधा, दृश्य विधा है, तो दृश्य श्रव्य की विधा को ध्यान में रख करके उन्होंने कुछ प्रयोजनों की चर्चा प्रारंभ में की है। नाट्य शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कहते हैं भरत मुनि की, धर्मम यशस्य मायुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य मेतद भविष्यति। अर्थात यह जो नाटक है या काव्य है, ये धर्म की स्थापना करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला, हित करने वाला, बुद्धि को संवर्धित करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला और लोक को उपदेश देने वाला होता है। ऐसा उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इस प्रकार कवि का प्रयोजन बताया है कि कवि रचनाकार क्यों लिखता है, उसको किस चीज की प्राप्ति होती है। तो उसने कहा कि ये जो नाटक हैं ये धर्म के साधक हैं, आयु हित बुद्धि और लोक को उपदेश इत्यादि मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे चल करके आचार्य भामह काव्य अलंकार में भी इसी प्रकार की बात कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात वो कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने वाला ये काव्य होता है, और प्रीति यश कला में निपुणता इत्यादि 7 प्रयोजन आचार्य भामह ने बताए हैं कि कविता करने से इन चीजों की प्राप्ति होती है। अन्य भी साथ में आते गए और उन्होंने भी समय समय पर कवि आचार्यों ने अपना अपना प्रयोजन बताने का प्रयास किया है। अर्थात अन्य जो कवि हैं वो दंडी हैं, रुद्रट हैं, उन्होंने भी बताया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अर्थात हस्तिपाद के रूप में जो काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए हैं वह प्रयोजन अभी भी स्थापित है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में प्रथमोल्लास में ही द्वितीय कारिका में कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेशी युजे। उन्होंने कहा कि कोई कवि रचना करता है तो कवि के लिखने का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन यश का होता है कि उसे यश की प्राप्ति होती है, उसे कीर्ति मिलती है, जन्म जन्मांतर तक कवि को वो जिलाए रखती है।
आप देखिए कि बड़े निर्धन और कवि होते हैं, अभाव में जीवन यापन करने वाले कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जैसे कवि होते हैं, लेकिन उनकी काव्य के द्वारा उनकी यशः पताका आज भी लहरा रही है। तो यश की प्राप्ति काव्य लिखने पर होती है। और फिर कहते हैं कि कभी कभी यह काव्य अर्थ की भी प्राप्ति करवाता है। आप देख लीजिए, रीतिकाल के बहुत से कवि हैं, आदिकाल के बहुत से कवि हैं, प्राचीन काल के बहुत से कवि हैं, आज भी बहुत से कवि हैं जिन्हें रचनाओं पर लगातार पुरस्कृत किया जाता है। उनकी रचनाएं पुरस्कृत होती हैं, तो यश के साथ साथ उन्हें अर्थ की भी प्राप्ति होती है। उन्हें प्राचीन समय में उन्हें स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलती थी। अभी भी आप देखिए कि व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इत्यादि राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के तमाम तरह के ऐसे पुरस्कार हैं जो श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत करते हैं। उससे कवि को यश के साथ साथ, कीर्ति के साथ साथ उसे अर्थ की भी प्राप्ति होती है। आगे फिर कहते हैं कि आप देखिए कि ये रचनाएं हमें व्यवहार ज्ञान भी देती हैं। तमाम प्राचीन काल की रचनाएं हैं जिनसे हमें लोक शास्त्र का ज्ञान मिलता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा का प्रजा के साथ हो, पिता का पुत्र के साथ हो, एक व्यक्ति का समाज के साथ हो, तो तमाम तरह की नीतियां लिखी गई। विदुर नीति, चाणक्य नीति से लेकर के आज भी तमाम तरह का जो व्यवहार ज्ञान है वह शास्त्र को पढ़ने पर, कविताओं को पढ़ने पर, कहानी को पढ़ने पर श्रेष्ठ मानवीय मूल्य व्यवहार ज्ञान हमें काव्य को पढ़ने से मिलता है। तो यह भी अर्थात श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना, ज्ञान देना, व्यवहार में उसे इम्प्लीमेंट करवाना, यह भी कविता का, काव्य का एक प्रयोजन होता है। तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, अर्थात शिव जो कल्याणकारी है और शिव से जो इतर है, शिवेतर है, उसकी यह क्षति करता है। तो जो शिव से इतर है, कल्याण की चीजें हैं, उनसे हमें साहित्य दूर करता है, उन चीजों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। मयूर कवि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है। तुलसी की रचना है हनुमान बाहुक, जो शिवेतर है, रोग व्याधि इत्यादि के होने पर उन्होंने उस तरह की रचनाएं की थी। तो यह भी कविता का, काव्य का एक प्रयोजन होता है। सद्यः परिनिवृत्त, अर्थात जब हम कविता को, काव्य को पढ़ते हैं तो तत्काल ही हमें सुखानुभूति होती है। और यह जो काव्य है हमें कांता सममित उपदेश भी प्रदान करता है। कांता सममित से तात्पर्य है कि यह हमें कांत मित्र भी हो सकता है, कांत देव भी हो सकता है, कांत पति या पत्नी जैसा भी हो सकता है। तो यह जो हमें, यह जो काव्य है हमें कांता सम्मित, सुहृद सम्मित मित्र के समान उपदेश भी हमें यह प्रदान करता है। तो संस्कृत के काव्य में जब हम देखते हैं तो भामह की, मम्मट की बड़ी सुंदर परिभाषाएं काव्य के प्रयोजन को लेकर के हमको मिलती हैं। हिंदी के आचार्यों में देखें तो तुलसी प्रारंभ में ही बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्नतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी, अर्थात तुलसी की जो रचना है वह स्वांतः सुख के लिए वो लिख रहे हैं। और आगे फिर एक जगह वो कहते हैं कि कीरति भनति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कर हित हुई, अर्थात जो कीर्ति और कविता है वही अच्छी होती है जो गंगा के समान सबका
हित करने वाली हो। मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये तमाम तरह के जो प्रयोजन है वो समय समय पर जो भी बड़े महाकवि हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में बताने का प्रयास किया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा मुंशी प्रेमचंद की है। वो साहित्य का जो प्रयोजन है वो एक विराट और विशिष्ट और उदात्त प्रयोजन बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद का कथन है कि साहित्य का उद्देश्य अर्थात प्रयोजन हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत बड़ा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। तो ये साहित्य क्यों कवि लिखता है उसके तमाम प्रयोजन समय समय पर बताए गए हैं। कुछ पाश्चात्य बड़े चिंतक हैं, उनका भी प्रयोजन है कि कला कला के लिए लिखी जाए, कला जीवन के लिए लिखी जाए, कला जीवन से पलायन के लिए कविता होती है, कला आत्मानुभूति के लिए या कला आनंद के लिए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पाठक की दृष्टि से अगर हम देखें तो आनंद प्राप्ति और ज्ञान में वृद्धि, यह भी कविता का ही प्रयोजन है। तो बहुत सारे प्रयोजन कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बताए हैं, लेकिन फिर वही बात कि काव्य है, कविता है कि यह भी एक अपरिभाषित संसार है। इसे हम जितना भी परिभाषाएं देना चाहते हैं इसके बाद भी यह अपरिभाषित रह जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप काव्य के प्रयोजन को समझ सकेंगे। धन्यवाद।